गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2023। भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है अगले वर्ष यानी कि 2023 में। बाकी इसी के साथ हम अन्य भी देख लेते हैं कि किन किन वर्षों में जो है इधर हाल फिलहाल में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। तो जो पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में इटली ने जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। इस वर्ष कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। 2023 में भारत करने जा रहा है और वर्ष 2024 में जो है वो ब्राज़ील करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अब हम आते हैं अपने आज के सेशन में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? कोल इंडिया, HAL, सेल या फिर भेल? करेक्ट आंसर इज ए है। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस कारण से इसको ये पुरस्कार दिया गया है इस कंपनी को। तो ये भारत सरकार की महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न में ये कंपनी शामिल है कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर्स कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता के उद्योग मंडल एसोचैम के द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला है। ठीक है, देखिए किस कारण से जो है इसे ये सम्मान दिया गया है। तो कंपनी को यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर देश में बिजली संकट की स्थिति नहीं आने दी है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे बिजली की जो है मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और बिजली के लिए आवश्यकता कोयले की थी। तो कोल इंडिया ने इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले के न सिर्फ उत्पादन बल्कि उसकी आपूर्ति को जिस तरीके से सुनिश्चित रखा और देश में बिजली की ये जो संकट नहीं आने दिया, इस कारण से इसे देखा जाए तो इस कंपनी को जो है सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे था ये? एसोचैम के द्वारा जो है एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के तहत जो दिया गया है। से कोल इंडिया की बात करें तो वर्तमान में कोल इंडिया के चेयरमैन हैं श्री प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा महारत्न कंपनी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च करेगा? वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया जाएगा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया जाएगा। इसका देखिए मकसद क्या है इस अभियान का? तो देखा जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इस योजना के तहत किसानों को यहाँ पे फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर जो है वितरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावों की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हैं। अगर हम बात करें फसल बीमा योजना की तो इसे 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? 18 फरवरी 2016 को किया गया था। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर से। देखिए दोस्तों, अक्सर आज जो किसानों को यहाँ पे ये जो एक तरीके से फसलों का बीमा करना, ठीक है, अगर फसल नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जो है वो भी प्राकृतिक आपदा, ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है या फिर क्षति पहुंचता है तो पीड़ित किसानों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अक्सर जो है जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जैसे कि अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गया, ओलावृष्टि हो गई, पाले पड़ गया,
तो इन सब के कारणों से जो है किसान की फसल नष्ट हो जाती थी और ऐसे में किसान क्या होते थे, निराश होने लगते थे, क्योंकि उनका आय का स्रोत क्या है, ये फसलें, और फसलें नष्ट हो गई तो उनका एक तरीके से आय खत्म हो गई। तो उन्हें जो है अपने घर के खर्चों के अलावा जो है अगली फसल की तैयार करने के लिए काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया। ठीक है, और इस योजना के तहत जो है हर किसान को उसकी फसल का बीमा अवश्य कराना, मतलब ये कंपलसरी किया गया कि हर कोई जो है किसान अपने फसलों का बीमा कराए। लेकिन बात यह है कि किसानों को जो है फसल बीमा कराने के लिए अब जो है, पहले क्या होता था कि फसल बीमा कराने के लिए आप देखेंगे तो किसानों को पॉलिसी जहाँ पे फसलें बीमा होती थी वहाँ पे ठीक है, जैसा कि अभी तक जो पॉलिसी होती थी, जो फसलों की बीमा होती थी, उसमें जो है किसानों को एक तरीके से एक स्थान से बीमा कराने के लिए जो बीमा कंपनियों के पास जाना पड़ता था, जिस कारण से जो किसान अपनी फसलों का जो है बीमा नहीं करा पाते थे। लेकिन अब जो है सरकार क्या करेगी कि अब उन्हें अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार जो है वो इनके दरवाजे तक जाएगी और उनकी फसलों का जो है बीमा करवाएगी। ठीक है, तो अब जून 2022 से इसके लिए जो किसान है, जो सरकार है, वो किसानों के दरवाजे तक जाएगी, किसानों को घर बैठे फसल बीमा पॉलिसी के प्रपत्र सौंप देगी और इसी पूर्ति करने के साथ ही जो है किसान अपनी फसल के बीमा करवा सकेंगे और इसी के साथ किसान गर्व से कह सकेंगे कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, तो वो अपने फसलों का जो है बीमा करा सकेंगे। इससे जब भी कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में ध्यान रखिएगा, योजना के बारे में ध्यान रखिएगा और इसी योजना का जो उद्देश्य है कि किसानों की फसलों का बीमा किया जाए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा जून 2022 से, जिसका नाम होगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब किसानों को किसी भी पॉलिसी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार खुद आएगी उनके दरवाजे तक और उनकी फसलों का जो है बीमा करेगी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लू इकोनॉमी और ओशंस गवर्नेंस की रोड मैप पर भारत और किस देश के बीच में सहमति बनी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर मालदीव? करेक्ट आंसर इज सी है, फ्रांस और भारत के बीच में ब्लू इकोनॉमी और ओशंस गवर्नेंस के रोड मैप पर लेकर के जो है एक समझौता हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो फ्रांस दौरे पर हैं, तो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था पर द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ ही दोनों देशों के बीच कानून के तहत समुद्र पर एक साझा दृष्टिकोण बनाने और सतत एवं मजबूत तटीय और जलमार्ग ढांचे पर सहयोग के लिए जो है सहमति बनी है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए ब्लू इकोनॉमी क्या है, जिसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। देखिए ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, आप जानते हैं महासागर हैं, पूरी मतलब जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उनमें भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। तो जब इन महासागरों के संसाधनों का जब व्यक्ति जो है इस्तेमाल करता है, किस लिए? अपने आर्थिक विकास के लिए, जब अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए, जब इन संसाधनों का, इन महासागरीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की हानि न हो, यानी कि महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके जब महासागरों के संसाधनों का इस्तेमाल अपने आर्थिक विकास के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए किया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी को जनरली देखा जाए तो मरीन अर्थव्यवस्था भी, तटीय अर्थव्यवस्था भी या फिर महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसी अर्थव्यवस्था को यानी कि ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौता किया है और यहाँ पे देखा जाए कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं, उन्हीं के बीच और उनके जो समकक्ष यानी कि फ्रांस के जो विदेश मंत्री है जॉय-एव्स ली ड्रां के साथ जो है ये समझौता हुआ है। इस समझौते के उद्देश्य की बात करें तो इसमें देखा जाए वैज्ञानिक ज्ञान, महासागर संरक्षण में योगदान करना और यह सुनिश्चित करना कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक संपत्ति बनाना, ना कि किसी की कोई अपनी संपत्ति, यानी कि महासागर जो है वो सबके लिए है, वैश्विक संपत्ति किसी एक की नहीं है। जैसे कि चीन की हरकतें हैं कि ये भी सागर मेरा, ये सागर मेरा, जिस तरीके से वो दावा करता है साउथ चाइना सी को लेकर के, अगर आप लोग को पता होगा तो
ठीक है। तो ये क्या है, जो कुछ भी रिसोर्सेज है वो सबके लिए हैं, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। इस चीज़ को बनाए रखना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो ये है आपके सामने फ्रांस का मैप, यूरोप का मैप, यूरोप का देश है फ्रांस। फ्रांस जो कि एक यूरोपीय संघ का सदस्य और इसी के साथ साथ पूरे यूरोप महाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि में? क्षेत्र की दृष्टि में। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों कौन सी? पेरिस है, पेरिस। फ्रांस की अगर हम सीमाओं की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी जो है दो तरफ से सीमा है। एक तरफ से देखा जाए तो इसकी दो तरफ से समुद्री सीमा है और दो तरफ से जो है देशों से सीमा। अगर हम देशों की बात करें तो यहाँ पे उत्तर में बेल्जियम है, फिर उसके बाद देखा जाए तो लग्जमबर्ग है, जर्मनी से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, स्विट्जरलैंड से, इटली को और यहाँ से स्पेन से। और इसकी दो महासागरीय सीमा है, जिसमें से इसके पश्चिम में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर से और यहाँ पे पूर्व में देखा जाए तो भूमध्य सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखिए डोवर स्ट्रेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया कि डोवर स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, किसको अलग करता है? तो डोवर स्ट्रेट नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जो है वो क्या करता है? जोड़ता है। इंग्लिश चैनल यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, इंग्लिश चैनल अटलांटिक में अगर देखा जाए तो है ये। और ये अलग किसको करा है? डोवर स्ट्रेट तो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करा है, यानी कि ये स्ट्रेट किसके बीच में है? यूनाइटेड किंगडम के बीच में है और फ्रांस के बीच में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ कई बार प्रश्न अगर हम देखें तो देखा जाए कई बार प्रश्न ना देखा जाए फिजिकल मैप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इन देशों के बीच में कुछ जो है पर्वतीय सीमाएं, यानी कुछ ऐसी पूछ सकता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है और यहाँ पे इटली है, तो यहाँ के इन दोनों देशों के बीच में एक जो है पर्वतीय, ठीक है, प्राकृतिक सीमा है जो कि एक पर्वत बनाता है, जिसका नाम देखिए क्या है? मैटर्न हॉर्न। ठीक है, मैटर्न हॉर्न जो कि एक पर्वत है और ये देखा जाए आल्प्स पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है और ये पर्वत जो है ये स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। इस तरह के प्रश्न देखा जाए आपके ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं, मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप के साथ साथ जो है फिजिकल मैप आप सब ध्यान रखते चलिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? देखिए हाल फिलहाल में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की घोषणा किया गया और इस अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? जय भीम को, हिम्मत को, पुष्पा को या फिर शेरशाह को? करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, तो शेरशाह को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा ये निर्देशित फिल्म थी? शेरशाह थी विष्णुवर्धन, ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, शेरशाह की बात करें तो ये फिल्म देखा जाए कि ये एक मेजर थे जिनके जीवन पर यह फिल्म आधारित थी। तो ये फिल्म जो है परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्रों से खदेड़ते हुए राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान किया था। तो ये जो है कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा जो है 1999 में शहीद हो गए थे और इन्हीं के जीवन पर यह फिल्म बनाई गई शेरशाह, जिसका निर्देशन विष्णुवर्धन द्वारा किया गया था। और दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अन्य फिल्मों से देखें जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस अवार्ड की कैटेगरी में देखा जाए फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा को और वहीं देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है 83 फिल्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी फिल्म देखा जाए तो कपिल देव के जीवन पर आधारित थी, जब उन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में इंडिया ने, तो कपिल देव के ऊपर ये फिल्म बनी थी। रणवीर सिंह उसमें मुख्य भूमिका में थे, कपिल देव का किरदार उन्होंने निभाया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है।
वहीं अभिनेत्री मिमी फिल्म आई थी कृति सेनन की, तो उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह सूरी को। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य हैं भी हैं, देख लीजिएगा वो चीज़। यहाँ पे देखिए लारा दत्ता को सहायक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो इन्होंने बेल बॉटम में इन्होंने भूमिका निभाई थी, तो ये कुछ ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण आपके लिए ये चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। और देखा जाए जो है वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला मनोज वाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण था। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में इंडियन आर्मीज वेंट टोड गेको छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है? केरल, मेघालय, कर्नाटक या फिर मिजोरम? करेक्ट आंसर इज बी है, मेघालय में मिली है इंडियन आर्मीज बैंड टोड गेको छिपकली की नई प्रजाति है। इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाल ही में पुलिस चिकित्सकों, माफ करिएगा, पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन के एक जंगली हिस्से में बैंड टोड गेको छिपकली की एक नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है। अगर इस प्रजाति के वैज्ञानिक नाम के बारे में बात, ठीक है, यहाँ वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कायोडेक्टाइल एक्सर्टिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको, इस छिपकली को अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया? इंडियन आर्मी बैंड टोड गेको। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, इस छिपकली का वैज्ञानिक नाम है कायोडेक्टाइलस एक्सर्टिस जो है इसका नाम है। कायोडेक्टाइलस जीनस की बात करें तो इस जीनस का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में 320 प्रजातियों द्वारा किया जाता है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विशिष्ट केसुरी की जीनस है। ठीक है, चूंकि ये छिपकली मेघालय में पाई गई है, तो ये देखिए आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का मैप खुला हुआ है, भारत का नॉर्थ ईस्ट, जो कि 7 सिस्टर्स है। 7 सिस्टर्स का एक राज्य कौन सा है आपका? मेघालय। मेघालय जिसकी राजधानी दोस्तों शिलांग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, और मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेघालय की बात करें, जो कि तीनों तरफ से देखा जाए तो असम से घिरा हुआ है, और इसकी एक सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, वो बांग्लादेश से लग रही है। ठीक है, मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलांग है। मेरा प्रश्न आपसे ये कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले मेघालय की एक नदी थी, जो कि एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, उसका नाम मुझे बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था, और इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब भारत गुलाम था, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो ब्रिटिशर्स राज के समय, जो उस समय के अधिकारी थे, ब्रिटिश के अधिकारी, तो मेघालय को वो पूर्व का क्या बुलाते थे? स्कॉटलैंड बुलाते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स के समय में जब भारत गुलाम था, तो उन समय ब्रिटिशर्स के अधिकारियों के द्वारा किस राज्य को, किस क्षेत्र को पूर्व को स्कॉटलैंड बोला जाता था? तो वो मेघालय को बोला जाता था। ठीक है, इसकी खूबसूरती ऐसी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस आर्थिक विकास संसाधन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? चेतन घाटे, विनोद भावे, अरविंद सिंह या फिर रूप कुमार? करेक्ट आंसर इज ए है, चेतन घाटे को देखा जाए आर्थिक विकास संसाधन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आर्थिक विकास संसाधन अजीत मिश्रा के स्थान पे चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया गया। और इनके बारे में अगर बात किया जाए चेतन घाटे, तो यहाँ पे ये वर्ष 2016 से लेकर के 20 तक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के ये सदस्य थे। 45 साल से कम उम्र के देश के सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के महालनोबिस मेमोरियल स्वर्ण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय तरुण दास है, और आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक की बात करें तो VKRV राव हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, तो आर्थिक विकास संसाधन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेतन घाटे को। अगला है हमारा कि भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, विकलांग सहायता, स्वास्थ्य क्षेत्र या फिर बाल विकास? ये देखा जाए तो हील बाय इंडिया जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया पहल को बढ़ावा दिया है। तो जितने भी जो मेडिकल से संबंधित जो शैक्षणिक संस्थान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित, उनको बेहतर बनाने के लिए हील बाय इंडिया, ठीक है, उसे जो है पहल को बढ़ावा देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिनों के लिए एक चिंतन शिविर लगाया था, और जो है चिंतन शिविर हील बाय इंडिया का आयोजन किया गया था। और इस शिविर में देखा जाए तो ट्रेनिंग, कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर और नई तकनीकी की चर्चा हुई थी। इससे भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन सके। ठीक है,
हील बाय इंडिया जो पहल है उसका उद्देश्य देखा जाए तो जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेश में रोजगार के अवसर पैदा करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना, जिससे उन्हें दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य बनने में मदद मिल सके। ठीक है, तो ऐसे पेशेवर जो है प्रशिक्षित किया जाना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिनको विदेशों में भी जो उनको रोजगार मिल सके, जो उनको एक तरीके से अवसर मिले और एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो ताकि उन्हें दुनिया में कहीं भी काम करने योग्य वो बन सके। इसी उद्देश्य से हील बाय इंडिया जो है इस पर भारत सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र, जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, स्वास्थ्य क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 19 फरवरी? करेक्ट आंसर इज बी है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाए जाने का? तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इस वर्ष की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की वर्ष 2022 की थीम क्या थी? बहुभाषीय शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस तरह के प्रश्न एक जरूर बनते हैं एग्जाम में, डेट से संबंधित और थीम से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया। वह किस समाचार पत्र के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे? दैनिक जागरण, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम या फिर द इंडियन एक्सप्रेस? तो करेक्ट आंसर इज डी है, द इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे रवीश तिवारी। तो हाल ही में जो रवीश तिवारी जी का निधन हुआ है वो इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे। ठीक है, वह इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक थे और इससे पहले उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स के वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस के में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में भी काम किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रवीश तिवारी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, वो देखा जाए तो किसके प्रमुख थे? इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे। ठीक है, अगला है और हमारा लास्ट है आज का एमसीक्यू की, केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? संजय मल्होत्रा, संदीप त्यागी, अजय मल्होत्रा या फिर विनोद राय? करेक्ट आंसर इज ए। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी ये प्रश्न चर्चा किया था, लेकिन ये फिर से इनकी नियुक्ति हो गई, जिस कारण से यहाँ पे प्रश्न को फिर से पूछा गया है। तो संजय मल्होत्रा को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के संजय मल्होत्रा, सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है। उनका नामांकन 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो ये था आज हमारा 10 MCQ। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। यूरोप में देखिए, आज हम लोगों ने यूरोप की मैपिंग की, फ्रांस की किया, उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ठीक है, सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला स्थित है किसके? इसके यूरोप और यूरोप में स्पेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, और जिसकी आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करना नहीं भूलें। अगर मैंने 4 प्रश्न किया है तो आप एक ही आंसर करो, लेकिन करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।